हेलो एंड नमस्कार साथियों। मैट्रिक की परीक्षा आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथ्स में काफ़ी सजेशंस हमारे पेपर से रहे हैं जो कि आपको दिया गया था। ठीक है, इसके बाद संस्कृत का भी काफ़ी अच्छा रहा। अब हम लोग जो है अगले एग्ज़ाम सोशल साइंस की तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो में खास करके हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और साथ के साथ क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में पहला प्रश्न हमारे सामने है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे। ठीक, लिखा हुआ है आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आर्थिक विकास का टॉपिक को भी देख लेना है। ठीक है, कि आर्थिक विकास एक्चुअली में क्या होता है और आर्थिक वृद्धि को भी देख लेना है। अगर ये दोनों आप लोग देखे हुए रहोगे तो उसमें अंतर आराम से किया जा सकता है। इसमें सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि आर्थिक विकास क्या है तो भी आप लोग बना लोगे। चलिए, इस पीडीएफ में जो है आंसर आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे। ठीक है, इस तरह से पीडीएफ बना हुआ है और बाद में कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सजेशंस के ही जो है वो दिए गए हैं, तो इसको करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला क्वेश्चन तो चलिए डिस्कस हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको कर लेना है। ये सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव भी इस क्वेश्चन से बन सकता है, इसके फॉर्मूले पे जो है बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए तो सिंपली याद ही करना है। प्रति व्यक्ति आय को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है वैसे, कि जब हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं वैसे, या फिर सिंपली बोला जाए कि किसी देश की, है ना, जनसंख्या को, किसी देश के कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये सब तो आपको क्लास में करवाया ही गया है, बस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना, आय एवं गरीबी में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन सबको कर लेना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि स्वयं सहायता समूह, ये पॉइंट को आप एकदम जो है स्टार लगा लीजिए। ठीक है, याद रखना है कि स्वयं सहायता समूह लिखा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। देखिए अभी पेपर क्या कर रहा है, थोड़ा सा जो है आपको घुमा रहा है। ठीक है, टॉपिक वही है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वयं सहायता समूह, तो आंसर हमारा स्वयं सहायता समूह से ही बनेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया है, महिला सशक्तिकरण में, है ना, स्वयं सहायता समूह एवं इसके गांव के विकास का क्या योगदान है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, इस प्रश्न को आप लोग देख करके रखिएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन में भी पूछ सकता है क्वेश्चन सिंपली। ठीक, तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं ये आप लोग को पता ही होगा। सिंपली बोला जाए तो इसमें क्या होता है कि पूरा विश्व जो है वो एक गांव की तरह जो है बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम का देशों के बीच स्वतंत्र आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये तो आपको लिखाया ही गया होगा, तो इसको याद कर लेना है वहाँ से। उदारीकरण क्या है फिर, उदारीकरण के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं कि जैसे कि सरकार जो है क्या करती है, अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगा करके रखती है। मतलब कि सिर्फ उसमें जो है सरकार ही जो है वो उद्योग धंधा चला सकता है। ठीक है, और या फिर कोई प्राइवेट कंपनी अगर चलाएंगे तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार इन सभी चीज़ों को हटा देती है, अर्थव्यवस्था पर से अपने नियंत्रण को कम कर लेती है, तब इस चीज़ को बोलते हैं उदारीकरण। सिंपली अगर बोला जाए तो उदारीकरण एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था पर से अपने नियंत्रण को कम कर लेती है ना।
व्यापार पर से प्रतिबंधों को हटा लेती है, लाइसेंस राज को समाप्त कर देती है। इसका मतलब कोई भी उद्योग धंधा कर सकता है, ठीक है। तो ये मतलब हो जाएगा। और याद रखना है कि इस नीति को 1991 से अपनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए फिर तो इसको करते हुए चलना है, निजीकरण भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अब हमारे सामने, कि इस बार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछेगा। 5 मार्क्स में पूछेगा तो अलग तरीके से लिखना है ना, डील करके थोड़ा। और 2 नंबर में पूछेगा तो उसके लिए हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। चलिए देखते हैं। बोलेगा क्वेश्चन कि बिहार में वैश्वीकरण के 4 नकारात्मक प्रभाव बताइए, ठीक है, ये पूछा है। तो लिख देंगे हम कि वैश्वीकरण का बिहार पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में आप लोग कर दीजिएगा, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों में अपेक्षित निवेश नहीं हुआ, ठीक है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग जो थे उसमें जितना निवेश होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका, कुटीर एवं लघु उद्योग जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके और वे धीरे धीरे खत्म होने लगे, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आधारभूत संरचना की कमी के कारण से बिहार जो है अन्य राज्यों की तुलना में कम निवेश आकर्षित कर रहा है। आप लोग देखे होंगे बिहार में कितनी समस्या है, आधा इलाका तो हर साल बाढ़ में जो है बह करके दूसरे इलाके में पहुंच जाता है, ठीक है। बट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को एकदम ना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि वैश्वीकरण के बिहार पर प्रभाव को। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लिख देते हैं ना, वैश्वीकरण के बिहार पर प्रभाव, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, सकारात्मक भी नोट कर देना है और नकारात्मक भी नोट कर देना है, ठीक। यहाँ हम लोग नकारात्मक डिस्कस किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है कोर बैंकिंग प्रणाली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है उसको देख लेना है। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बन जाएगा वो होगा मुद्रा के कार्य। देखिए मुद्रा वाला जो टॉपिक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुद्रा वाला से काफ़ी ऑब्जेक्टिव आपको जो है इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा, तो इसको तैयार करके रखिए एकदम, ठीक। इकोनॉमिक्स का बुक उठाइए और आप जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसमें जाइए और मुद्रा वाला जो है कंप्लीट कर लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। चलिए फिर नेक्स्ट, अच्छा मुद्रा के कार्य है ना, मुद्रा के कार्य को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए आप लोग को पता ही होगा कि मुद्रा के कार्य लिखेंगे कैसे, आंसर को मुद्रा के कार्य बताइए। तो लिखेंगे मुद्रा अर्थव्यवस्था में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। और उसके बाद पॉइंट वाइज करके लिखना है, विनिमय का माध्यम, दूसरा नंबर मूल्य का मापक। देखिए विनिमय का माध्यम का क्या मतलब हुआ कि लेन देन में जो है मुद्रा का उपयोग किया जाता है, ठीक। मूल्य का मापक, किसी वस्तु का कितना मूल्य है, कितना में उसको खरीदना चाहिए या कितना में बेचना चाहिए, तो उसमें मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ जूते खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके बदले क्या करोगे, नए चप्पल उसको दे दोगे, भाई साहब नया चप्पल रख लीजिए, जूता दे दीजिए, वो सिस्टम चला गया, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा वैसे में। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जूते का कीमत मूल्य में यानी कि रुपए में, मुद्रा में पूछेंगे उनसे कि 500 रुपया दाम है या फिर 1000 है, जितना भी है, ठीक है, उस हिसाब से। तो मूल्य का मापक का काम करता है। चलिए ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, विलंबित भुगतान का मतलब बाद में देने का सिस्टम जो है मुद्रा के आने से जो है हो गया है, ठीक है। जैसे कि आप किसी से मान लीजिए कि आप किसी से एक मोबाइल खरीदे हैं, ठीक है, तो उसका दाम अगर मान लीजिए कि 1500 रुपये है, छोटा सा मोबाइल है, ठीक है, 1500 रुपये है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि ठीक है हम आपको 1500 रुपये जो है बाद में दे देंगे, ठीक। चलिए इसके अलावा मूल्य का संचय, मतलब कि रुपए पैसों को जो है भंडार भी किया जा रहा है, संचित भी किया जा रहा है ताकि हम आगे उपयोग करें। कोई इंसान है मान लीजिए कि 1000 रुपया कमाता है अगर एक दिन में, तो ऐसा रहता ना, अगर 1000 गेहूँ, अच्छा 1000 गेहूँ नहीं, 1000 मान लीजिए कि 1000 आम कमाता अगर वो, ठीक है,
तो उसको क्या है कि कुछ दिनों में खा करके ख़त्म करना पड़ता, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, क्योंकि उसके बाद तो वो सड़ जाएगा, उसके बाद तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, 1 साल के लिए तो उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन मूल्य आपके पास अगर रुपए है, क्या है आपके पास अगर रुपया है तो उसको आप जो है 5 साल के लिए भी स्टोर कर सके रख सकते हैं। तो याद रखना, लिखना है हेडिंग में मूल्य का संचय, और उसके बाद लिख देना है कि मुद्रा के आने से मूल्य को संचित करना आसान हो गया है, भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी बचत कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्या है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, इसके बाद क्या है, साख का आधार। ये सब पॉइंट को आप लोग को देख लेना है। लॉन्ग में अगर पूछा तो इस तरह से जैसे पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसको जो है आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। देखिए, जैसे कि थोड़ा देर पहले एक बताया गया था, एक क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि गरीबी के दुष्चक्र की धारणा को समझाइए। ठीक है, गरीबी के दुष्चक्र की धारणा को समझाना है आप लोग को कि गरीब जो है कैसे गरीब रह जाता है। तो आंसर इसका जो है कर लेना है आप लोग को। चलिए, इसके अलावा आपका है विश्व व्यापार संगठन। ये जो है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसका स्थापना, इसका मुख्यालय। देखिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और साथ के साथ जो है सब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन को तो पहली बार WTO बोला जाता है। क्या बोला जाता है? WTO। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारित और लागू करती है। विश्व व्यापार संगठन क्या करेगा? विश्व लेवल पे जो भी व्यापार होता है उसका जो नियम बनेगा, है ना, उसको लागू करेगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब से हो रही है? 1 जनवरी 1995 ईस्वी से हो रही है। चलिए ठीक है, फिर इसको जो है आप लोग देख लेना है। मुख्यालय अगर बोला जाए तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ठीक है, 1 मिनट, समावेशी विकास। ठीक, क्या है समावेशी विकास? इसको देख करके रखिए, इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे दोनों शिफ्ट के लिए क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। ठीक ना, दोनों शिफ्ट के लिए डिस्कस किया जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग को उस हिसाब से तैयारी करना है। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे। समावेशी विकास तो हो गया है। इसके बाद आप मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को कर लीजिएगा। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर घुमा के अगर पूछेगा तो ऐसे पूछ देगा, मिश्रित, है ना, अर्थव्यवस्था की विशेषता बता दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या बताइएगा आप? विशेषता। क्या बताना है? विशेषता। तो याद रखना है, एक बात तो सिंपल है कि इस तरह की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और, बताइए क्या होगा? पूंजीवादी के अलावा एक और क्या होता है? पूंजीवादी के अलावा एक और होता है आपका समाजवादी। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए, ये तो हो गया। इसमें लिख देना है कि इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मेल होता है। इसमें सरकारी, 1 मिनट, सरकारी, है ना, सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र मिल करके काम करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए, है ना। ये सब देख लेना है आप लोग को। डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड जो है आप लोग को देख लेना है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट ATM कार्ड, सब जो है ATM कार्ड हो गया, है ना, ये सब देख लेना है आप लोग को कि ATM कार्ड क्या है। इसके बाद जो है आधारभूत संरचना, आधारिक संरचना। ठीक है, इस बार के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना के महत्व बता दीजिए आप। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता या क्या। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अगला जो है, अगला क्वेश्चन, चलिए इसके अलावा आप लोग जो है सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा, ये सब देख लेना है। ठीक है, सहकारिता, देखिए सहकारिता जो है इस पे क्वेश्चन जो है बनेगा, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको कर लेना है और साथ के साथ सब्जेक्टिव के लिए इसको देख लेना है। ऑब्जेक्टिव में पक्का एक जो है इससे क्वेश्चन जो आपको पूछेगा ही पूछेगा। चलिए फिर, अच्छा यहाँ क्वेश्चन कैसे, सहकारिता के मूल तत्व या सहकारिता के अर्थ को आप बता दीजिए। ये क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा।
इसके बाद जो हमारे सामने क्वेश्चन या टॉपिक होने वाला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, इसको एकदम देख लीजिए आप लोग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर, ठीक है, इसमें से एक जो है ज़रूर पूछेगा। हो सकता है ऐसा कि फर्स्ट शिफ्ट में शॉर्ट में पूछ दे तो सेकेंड शिफ्ट में लॉन्ग में इसका जो है दिख सकता है, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपको टॉपिक यहाँ पे इसलिए दिखाया जा रहा था कि उन क्वेश्चन को आप जो है याद कर सके। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वस्तु विनिमय की प्रणाली की कठिनाई वो सब पढ़ लेना है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव के काम में भी आ जाएगा, अगर सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं भी हुआ तो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए, फिर नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है कि है ना, उत्पादन से उपभोक्ता को क्या लाभ है, ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा। देखिए, बोल सकता है कि मुद्रा लिख देते हैं। ठीक है, मुद्रा के उपयोग, है ना, मुद्रा के उपयोग से उपभोक्ता को क्या लाभ है, ये बताना है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, मुद्रा के उपयोग से उपभोक्ता को क्या लाभ है, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, आप लोगों को पता है ना मुद्रा के उपयोग होने से क्या क्या होता है। ये एक तरह का, जिसको ये आंसर याद है ना कि मुद्रा के कार्य बताइए या मुद्रा के महत्व बता दीजिए, तो उसी तरह का आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसको देख लेना, बड़ा ही सिंपल है। मतलब ऐसी कंपनी जो ये कंपनियां जो है अपने मूल देश के अलावे, मूल देश में तो सेवा देती ही है जहाँ पे इसका स्टार्ट हुआ है, अन्य देशों में भी जो है उत्पादन, विपणन या व्यावसायिक गतिविधियां जो है संचालित करती है। जैसे कि कोका कोला का नाम आप लोग सुने हैं ना। देखिए, ये सब चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, कोका कोला। चलिए, कोका कोला पे जो है, कोका कोला जो है वो कई देश में बिकता है, भारत में भी बिकता है, लेकिन वो भारत का कंपनी है नहीं, तो इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है बोलेंगे। एग्जाम्पल में ध्यान में रखना है इन सभी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें, ये सब चीज़। ठीक है, इसके अलावे, ठीक है, इसके अलावे जो आपके सामने एक प्रश्न आ रहा है वो है 1991 का आर्थिक सुधार। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार 2025 के लिए। ठीक है, 1991 का आर्थिक सुधार को आप लोग को समझाना है ये चीज़। चलिए देखिए, आप लोग को थोड़ा पता होगा कि 1991 ईस्वी तक में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ चुकी थी। ठीक है, काफ़ी समस्या झेल रही थी। तो 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव थे। मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था था उसमें 1991 में जो आर्थिक सुधार किया गया तो वो महत्वपूर्ण चेंज था एक तरह से। ठीक है, इन सुधारों के तहत क्या किया गया, भारत में उदारीकरण, सिंपल लिख देते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, ठीक है, और वैश्वीकरण जो है अपनाया गया। दैट मीन्स LPG, याद रखना है आपको। 1991 का आर्थिक सुधार में 3 नीति लाया गया, L, P और G। ठीक है, चलिए इन सुधारों का उद्देश्य क्या था। इन सुधारों का उद्देश्य था आर्थिक विकास को गति देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करना। ये इसका जो है था इम्पोर्टेंट रोल। चलिए फिर इसके आगे क्या है, इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अति प्रतिस्पर्धी और जो है खुला बन गया। चलिए फिर ठीक है, इसके अलावे हमारे सामने जो एक प्रश्न दिख रहा है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए ना, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब शुरू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में देगा 1986, 1985, 1983, आंसर मारना है 1986। चलिए ठीक है, फिर ये तो हो जाएगा अपना। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर जो है क्वेश्चन आपको पूछेगा, जैसे कि ये पूछ सकता है आपको कि कितने स्तर पर स्थापित है उपभोक्ता संरक्षण।
तो बोलेंगे 3 स्तर पे है। पहला है राष्ट्रीय आयोग, दूसरा है राज्य स्तरीय आयोग, तीसरा है जिला स्तर आयोग। मतलब कि जो ग्राहक होते हैं ना, उनका हक नहीं मारा जाए, उनका हक की रक्षा के लिए जो है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई होता है दुकानदार बेईमानी कर लेता है या फिर उसको ख़राब सामान दे देता है, तो इसकी शिकायत के लिए ये सब व्यवस्था जो है किया गया है। चलिए ठीक है, फिर ये मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कितने स्तर पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया जाता है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे वहाँ पे, 3 स्तर पे। क्या दे देंगे, 3 स्तर पे लागू करता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि उपभोक्ता कौन है, इसको देख लेना है। ठीक है, उपभोक्ता कौन है, इनके कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आपको इसको पढ़ लेना है। चलिए, एक ऑब्जेक्टिव में जो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता के कितने मुख्य अधिकार है, तो आंसर देंगे हम लोग 6 मुख्य अधिकार है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, चलिए ये सबको तो देख ही लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। अभी जैसे कि समझाया ना, उपभोक्ता शोषण का क्या मतलब हुआ कि ग्राहकों के साथ जो है जाति किया गया है ना, उसे कम दाम दिखा करके जो है, कम दाम दिखा करके ज़्यादा दाम में जो है सामान बेच दिया गया, या क्वालिटी जो है घटा दिया गया है एक तरह से। ठीक है, ये सब चीज़ किया जाता है, या फिर बिल नहीं दिया गया है, ये सब चीज़ होता है। ठीक, तो इसको जो है हम लोगों को कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए, इसके आगे जो है हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है हमारे सामने, वो है सहकारिता के मूल तत्व क्या है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। इसका आंसर भी साथ के साथ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सहकारिता का मतलब आप लोग को पता होगा। ठीक है, कि साथ मिलजुल करके काम करना, और अर्थव्यवस्था में है तो साथ मिलजुल करके कोई आर्थिक क्रिया का जो है समापन करना, ये चीज़ जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है, ये भी हम लोग को साथ के साथ जो है ऐड करते हुए चलना है। चलिए ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक, सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जो समानता, न्याय और पारस्परिक संयोग के सिद्धांतों पर जो है आधारित होता है। ठीक ना, ठीक। इसमें जो है सदस्य लोग, चलिए इसमें जो है सदस्य अपनी इच्छा से शामिल होते हैं, और प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। ठीक है, चाहे उसका निवेश कितना भी क्यों ना हो, तो ये चीज़ हो जाता है। ये संस्थाएं जो होती है स्वायत्त और स्वतंत्र होती है एक तरह से। ठीक, ये अपने सदस्यों को शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान करती है कि किस तरह से काम जो है आगे बढ़ेगा। अब इसका पैरा चेंज करके लिख सकते हैं कि राज्य के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है एक तरह से। ठीक है, यह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है। आप लोग देखते होंगे गांव में जो लेडीज सब होती है, कुछ मिलजुल करके जो है कुछ काम करती है, जैसे कि सिलाई मशीन वाला काम हो गया मान लीजिए। ठीक है, सिलाई मशीन, सिलाई कढ़ाई का काम हो गया, या फिर और भी बहुत सारा चीज़ होता है वो करती है। तो वो मिलजुल करके करती है, जिससे क्या होता है, उनके पास कुछ पैसा आता है, और ग्रामीण विकास में भी जो है भूमिका बनती है। इस तरह से जो है ये हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा जो है हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के, ठीक है, वैश्वीकरण के आम आदमी पर जो है प्रभाव आप लोग बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। यहाँ पे PDF भी दिया हुआ है। ये सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, और ये जो है हमारा नकारात्मक प्रभाव है। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद ठीक है, अगला जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बचत क्या है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लॉन्ग में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा कि बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना करें। ये देख लेना है आप लोग को। चलिए, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन होने वाला है 38 नंबर, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है और इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। ये इस बार के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता भी होगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है, जैसे कि कृषि हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया और संचार। इस तरह से जो है
इसमें क्या है, रोजगार के अवसर मिलते हैं हम लोग को, ठीक है, ताकि वे जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब अगर बात किया जाए, ठीक है, अब अगर बात किया जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब अगर बात किया जाए कि इसके क्षेत्र के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों को समझाने के बारे में, तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो है निम्नलिखित है। इस तरह से लिख करके फिर पॉइंट वाइज 1 2 3 इस तरह से। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है आपको पता है, कृषि क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है आपको पता है कि उद्योग धंधा आता है आपका, औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को जो है हम लोग सेवा क्षेत्र बोल देते हैं, ये ध्यान में रखना है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी आपका जो है बन सकता है ये सब पॉइंट सब, तो साथ के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी होता जा रहा है। ये लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छा से करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, ये बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण एवं दूर करने के उपाय को आप लोग जो है देख लीजिएगा। बिहार का एग्ज़ाम है और काफ़ी साल से पूछा भी नहीं है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, इन सभी को आप लोग को देख लेना है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आपका, वैश्वीकरण के घटकों को विस्तार से लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको बना लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन जो और बन सकता है वो ये वाला है 42 नंबर की, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित, है ना, त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली का जो है आप लोग को व्याख्या करना है। ये इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा। क्या पूछ रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में न्यायिक प्रणाली क्या है, न्यायिक प्रणाली की व्याख्या करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो मुद्रा के विकास से संबंधित क्या है, मुद्रा के विकास पर आप प्रकाश डालिए। ये भी 2025 के लिए जो है लॉन्ग आंसर के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एकदम इसको कर लेना है, चाहे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। फिर चलिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ लॉन्ग आंसर, 5-6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, हिस्ट्री का जो है अब हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए इतिहास सब्जेक्ट के लिए भी आप लोग जो है तैयारी किए ही होंगे, और चलिए हम लोग भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव की समीक्षा करना है। चलिए 1 मिनट, ये तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा आगे भगा लेते हैं। 1 मिनट, चलिए यहाँ से आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इतिहास के हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। इतिहास के लिए 2025 में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं वो कुछ हमारे सामने हैं, जैसे कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है, इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा आर्थिक संकट पे। याद रखना है कि आर्थिक संकट जो है उसका ईस्वी भी याद रखना है, उस पर भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे सामने लिखा हुआ है, औद्योगिक क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव को बता दीजिए। चलिए इन सभी प्रश्नों को तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारे सामने, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेना है। इस ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, एक तरह से नकारात्मक भूमिका ही थी। और इसमें जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, इसका जो है इटली का एकीकरण कब हुआ था, कब वाला बात को याद रखिएगा। ठीक है, इटली के एकीकरण कब हुए थे और जर्मनी के एकीकरण कब हुए थे, इन क्वेश्चन को आप लोग जो है देखना है आप लोग को। चलिए हमारे सामने फिर लघु उत्तरीय का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्लास में एकदम करवाया गया है, आप लोग नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण बता दीजिए। ये इस बार के लिए
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखा जाए। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो इस बार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद क्या है, और फर्स्ट लेसन का ही है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि साम्यवाद क्या है। ठीक है, साम्यवाद क्या है, या फिर एक प्रश्न जो सेकेंड लेसन का है, साम्यवाद जो है एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, इस प्रश्न को भी आपको देख लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। चलिए 1 मिनट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न। चलिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि रूसी क्रांति, क्या लिखा हुआ है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, प्रभाव को भी देख लीजिए। देखिए ये जो है क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लॉन्ग आंसर के लिए आपको डिट्टो जो है पूछ सकता है ये वाला। ठीक, और शॉर्ट में यदि पूछेगा यही क्वेश्चन अगर, ठीक है, यदि ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा आपको 3 पॉइंट जो है, 3-4 पॉइंट जो है लिख देना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 लाइन का डिटेल कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करने का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए लघु उत्तरी के दृष्टिकोण से हमारे सामने यह जो प्रश्न है कि शहरों ने किन समस्याओं को जन्म दिया, इसको कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर आगे देखा जाए। 2025 के लिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता को देख लेना है कि गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, दिल्ली समझौता जो है ये बोल करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एकदम तैयार रहना है। इसके अलावे जो है 2 नंबर में मेरठ षड्यंत्र, हम लोग प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। मेरठ षड्यंत्र या चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था, गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। चलिए ठीक है, इसके अलावे जो एक क्वेश्चन हमारे सामने है चौड़ी चौड़ा कांड, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन सब है। ठीक है, चौड़ी चौड़ा कांड जो है वो असहयोग आंदोलन के द्वारा हुआ, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, और इसी कारण से हिंसात्मक हो जाने के कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लीजिएगा कि चौड़ी चौड़ा कांड के बारे में कब हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, यूपी का इलाका था, है ना, और इसके कारण से असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन जो इसमें घुमा करके देता है आपको, वो ये दे सकता है, ठीक है, वो आपको ये दे सकता है कि असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया गया या क्यों स्थगित हो गया वो असहयोग आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चौड़ी चौड़ा कांड का ही आंसर इसमें जो है जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या हिंसात्मक रूप ले लिया था, चूँकि गांधी जी के जो 2 हथियार थे क्या थे, सत्य और अहिंसा, उसी पे असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन लोग जो है थोड़ा सा हिंसात्मक हो गए थे और चौड़ी चौड़ा कांड की घटना भी हुई थी, इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, इस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। चलिए ठीक है, देख लेना है, रॉलेट एक्ट को भी देख लेना है, इसको काला कानून बोलते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी बोलते हैं इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट जो देखा जाएगा हमारे सामने वो इम्पॉर्टेंट है कि निरुद्योगीकरण क्या है। हालांकि इसका आंसर आपके पास लिखा हुआ है, थोड़ा समझा देते हैं। निरुद्योगीकरण में क्या है, जहां ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू होता है, रोजगार मिलते हैं लोगों को, वहीं पर भारत में लोगों का जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग होता है वो एक तरह से, है ना, लघु और कुटीर उद्योग जो होता है एक तरह से वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, लोग जो है यहाँ के बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसी नकारात्मक औद्योगिकरण को भारत में निरुद्योगीकरण कहते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को, नई आर्थिक नीति का डेफिनेशन थोड़ा देख लेना है आप लोग को, नई आर्थिक नीति का डेफिनेशन देख लेना है। चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 1 मिनट। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है इसको तो डिस्कस कर ही लिया गया है। चलिए अब हम लोग जो है हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहला हमारा हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव की समीक्षा करें।
ये क्वेश्चन 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आ जाएगा आपका एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए हम लोग को। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं प्रभाव जो है लॉन्ग आंसर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंदोलन से क्वेश्चन, ठीक। साथ में हिंद चीन में राष्ट्रवादी विकास आप देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए एक क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य, ठीक। चलिए इसके बाद जो हो सकता है हमारा क्वेश्चन, हिंद चीन मार्ग की विशेषता बता दो। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है वैसे, इसको उसमें देख लेना है। हाँ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन बन सकता है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे, आपको समझा देना है, ठीक है। चलिए, तो उपनिवेशवाद का मतलब तो बड़ा बेसिक सा है। क्या है उसका मतलब कि जब कोई देश जो है किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों को अपने आर्थिक हित के लिए यूज़ करने लगता है, उपयोग करने लगता है, तब उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे देंगे कि जैसे कि इंग्लैंड ने इंडिया का शोषण किया था, तो उपनिवेशवाद ही कहलाता है ना। चलिए ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमारे सामने औद्योगिकीकरण क्या है और उसके कारणों का जो है उल्लेख करना है, ये हो सकता है आपके सामने प्रश्न, ठीक है। एक क्वेश्चन की स्लम पद्धति की शुरुआत जो है कैसे हुई, वही औद्योगिकीकरण जहाँ पे ब्रिटेन में होता है। चलिए इसका आंसर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, स्लम पद्धति वाला, है ना। सुनना है, इसका तो आंसर आपके पास लिखा ही हुआ होगा, बट सुनिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या हो जाना है कि जब औद्योगिकीकरण हुआ था इंग्लैंड में, कहाँ पे, ब्रिटेन में जो है औद्योगिकीकरण हुआ था, तो वहीं पे इंडिया में जो है उद्योग धंधा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। नेगेटिव प्रभाव पड़ा है एक तरह से, उद्योग धंधा खत्म हो गया है। उद्योग धंधा खत्म हो गया तो फिर क्या है, लोग शहर में जो भी छोटे मोटे फैक्ट्री थे उसी के बगल में जा कर के जो है नौकरी की तलाश में जाने लगे और वहीं पर जो है छोटे छोटे मकानों में जो है बसने लगे। तो वो जो छोटे छोटे मकान हुआ करते थे उसमें रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी, ना ही साफ़ सफाई की व्यवस्था थी, अंधेरे कमरे हुआ करते थे। तो इसी को स्लम बोला जाता है और इस तरह से स्लम पद्धति का जो है शुरुआत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग को कर लेना है। ये वैसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक लॉन्ग आंसर में जो पूछा जा सकता है आपको, एक ये क्वेश्चन है कि हाँ क्या है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन में गांधी जी के योगदानों का वर्णन करें। चलिए, तो इस तरह से हमने हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। तो इसको आप लोग जो है, इसका आंसर जो है आप लोग के पास है भी और इसको याद कर लेना है। अब बारी है सिविक्स के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने की, ठीक है। चलिए सिविक्स के कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सामने जो प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, ठीक, 1 मिनट। चलिए पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है नगर निगम के टॉपिक से। देखिए नगर निगम का टॉपिक जो है कर लेना है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो है सिविक्स में बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है तो वो देख लीजिए, नगर निगम के कार्य जो है और खास करके ऐच्छिक कार्य जो है वो आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है, ऐच्छिक कार्य, ठीक। इसके अलावे देख लेना है आप लोगों को कि नगर निगम जो होता है उसको शक्ति के स्रोत उसके क्या क्या है, ठीक, ये चीज़ को देख लेना है। चलिए सब्जेक्टिव के लिए तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है एक टॉपिक आता है आपका ग्राम पंचायत को लेकर के। क्या आता है, ग्राम पंचायत को लेकर के एक टॉपिक आता है। ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ठीक है। इस साल पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत में आय के स्रोत क्या क्या है, उसका वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत में, है ना, उसके संगठन एवं कार्य की भूमिका को लिखिए। चलिए इसको हम थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ठीक है, 1 मिनट। चलिए 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं ना, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के संगठन एवं, है ना, कार्यों का
वर्णन करें, वर्णन करें। ये जो है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछेगा, अगर पूछेगा तो, ठीक है। क्या पूछेगा? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो हो जाएगा वो है कि ग्राम कचहरी वाला पॉइंट को देख लेना है कि ग्राम कचहरी, है ना, ग्राम कचहरी के संरचना, ग्राम कचहरी के संरचना एवं कार्य, ठीक है, ग्राम कचहरी के संरचना एवं कार्य का वर्णन आपको करना है। ये चीज़ लॉन्ग आंसर में जो है पूछा जा सकता है, इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर ठीक है, यहाँ पे जो 2022 लिखा हुआ है उसमें पूछा हुआ है, ठीक है, तो उसको नहीं देखना है, हम 2025 के लिए ही आप लोग को बता रहे हैं क्वेश्चन सब। चलिए इसके बाद जो हमारे सामने ये सब प्रश्नों को तो देखते हुए चलना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न वो है कि लोकतंत्र की चुनौती को लिखें, है ना, लोकतंत्र की सफलता का शर्त और लोकतंत्र की सफलता के लिए जो जिम्मेवार कारक होता है उसके बारे में आप लोग वहाँ पे समझा दीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा वीवीआई प्रश्नों में अगर देखा जाए तो शॉर्ट में, किसमें, शॉर्ट में, ये भी बताते जा रहे हैं कि शॉर्ट है कि लॉन्ग है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसको कर लीजिए। या फिर पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को लॉन्ग में पूछेगा तो क्या पूछेगा, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसको लोकतंत्र में क्या महत्व है। तो याद रखना, पहले सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं वो नोट कर देना, उसके बाद लोकतंत्र में उसका क्या महत्व है ये भी नोट वहाँ पे कर देंगे हम लोग। इस तरह से ये काफ़ी हमारा हो जाएगा लॉन्ग आंसर के लिए भी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है वो दल बदल कानून क्या है, याद रखना है आपको कि दल बदल कानून क्या है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है कि राजनीतिक दल के, ठीक है, राजनीतिक दल के 4 प्रमुख कार्य को आप लोग को बताना है। राजनीतिक दल के 4 प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, वो बताना है आप लोग को। चलिए ये सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके अलावा कि जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम या मध्यस्थता का काम करती है राजनीतिक दल। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा राजनीतिक दल, समझ लीजिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, पूछेगा राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच, जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है, कैसे, समझाइए। तो आपको उसको समझा देना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, एक पूछा जा सकता है क्वेश्चन हमारे हमसे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को कर लेना है। राजनीतिक दल, देखिए इसका आंसर में क्या लिखेगा पता है, आप लोग याद किए होंगे ना एक क्वेश्चन कि राजनीतिक दल का लोकतंत्र में क्या कार्य है, ये है ना, तो उसी का आंसर को इसमें जो हम लोग लिखा जा सकता है और लास्ट में लिख देंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के काम, है ना, ये सभी काम है, ऐसे करके। या फिर शुरू में ही ऐड कर सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, डैश दे करके फिर जो है कार्य को जो है डिटेल कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सिविक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। चलिए कुछ और प्रश्न हमारे सामने हैं अभी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो है चिपको आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चिपको आंदोलन क्या है या चिपको आंदोलन का उद्देश्य पे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग को ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक ना, इस बात को एकदम ध्यान में रखिए, चिपको आंदोलन के उद्देश्य से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, हाँ चलिए सूचना अधिकार आंदोलन के बारे में देख लीजिएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन आरटीआई के बारे में कि वो जो है क्या है और उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये पूछा गया है तो इसको लिख देना है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, मतलब भारत में, है ना, सभी व्यक्तियों के पास ये अधिकार है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, ठीक, किसी भी धर्म के रीति रिवाज को फॉलो कर सकता है। इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि राज्य धार्मिक मामलों में ज़्यादा प्रभावित या ज़्यादा नियंत्रण नहीं रखेगा, ठीक है, ये सब हो सकता है इसमें धर्मनिरपेक्षता में।
किसी देश में यदि ये बोला जा रहा है, समझ लेते हैं, किसी देश में यदि ये बोला जा रहा है कि आपको हिंदू धर्म ही अपनाना पड़ेगा, या आपको इस्लाम धर्म ही अपनाना पड़ेगा, या आपको क्रिश्चियनिटी ही अपनाना पड़ेगा, तब वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मोल नहीं रह जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। चलिए तो ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे ये पूछ लेगा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, या फिर ये पूछ देगा कि धर्मनिरपेक्षता के 2 प्रावधानों का जिक्र करें जिससे हम समझ सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो 2 प्रावधान बता दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट हमारे सामने है यहाँ पे कि लैंगिक विभाजन जो है वो क्या है। लैंगिक विभाजन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप डील कर दीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि संघीय शासन जो है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी 4 विशेषता को आप बता दीजिए। ठीक है, संघीय शासन में क्या होता है बताइए तो। भारत में कौन सा, भारत में है संघीय शासन व्यवस्था ही है ना। तो इसमें क्या है कि एक लिखित संविधान होता है विशेषता में। दूसरा, राज्य दोहरी स्तर पर सरकार होती है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। ठीक है, इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में भारत का एग्जाम्पल दे देंगे वहाँ पे। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने जो संघीय शासन का जो मॉडल अपनाया है वो कहाँ से अपनाया है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया तो याद रखना है कनाडा। कहाँ से, कनाडा का मॉडल है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में वो आपका हो जाएगा कि गठबंधन की राजनीति क्या है। ये इस चीज़ से आप लोग परिचित होंगे। आप बिहार देख लीजिए या फिर भारत देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा गठबंधन की राजनीति क्या है। चलिए फिर भी आंसर कैसे लिखेंगे वो बता देते हैं। ये आपके कॉपी में भी बताया ही गया है प्रश्न। तो जब चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, जब चुनाव लड़ने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी साथ में चुनाव लड़ती है, या चुनाव अकेले अकेले भी लड़ लेती है और सरकार बनाने के लिए आपस में शामिल हो जाती है, तो इस तरह से गठबंधन की राजनीति हमको देखने को मिलता है। स्पष्ट तौर पे अगर लिखा जाए आंसर में तो किस तरह से लिखा जा सकता है ये भी बता देते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि आज के समय में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, है ना, जिन्हें कुछ कुछ वोट मिलता है। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो कि स्पष्ट बहुमत लेकर के आ पाता है ताकि वो सरकार बना सके। इसीलिए कई राजनीतिक दल चुनाव से पहले साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और जीतने के बाद सरकार बनाती है, या फिर कई राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़ने के बावजूद भी सरकार बनाने के लिए आपस में संगठित होती है। तो इस तरह की राजनीति को हम लोग गठबंधन की राजनीति कहते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि छात्र आंदोलन जो था, तो छात्र आंदोलन के कारण आप लोग बता दीजिए। छात्र आंदोलन के क्या कारण थे, 2-3 पॉइंट जो है आपको ऐड कर देना है, उसमें आपका हो जाएगा। अच्छा, केंद्र शासित एवं संघ शासित राज्य सेम ही चीज़ है। ठीक है, ऐसा जिस पे केंद्र का शासन चलता है, ठीक, तो उसको केंद्र शासित राज्य बोलेंगे। चलिए, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, ठीक है, वहाँ पे केंद्र सरकार का ही जो है शासन चलता है एक तरह से, वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो एक पॉइंट है गुप्त मतदान जो है क्या है, गुप्त मतदान क्या है, इस क्वेश्चन को तैयार करके रखिए। इसके अलावे, ठीक है, इसके अलावे इस टॉपिक को भी देख लेना है कि परिवारवाद जातिवाद के पनपने का कारण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, परिवारवाद एवं जातिवाद के पनपने के कारण का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि इन सभी क्वेश्चन को जिसको डिस्कस किया गया है उसको बढ़िया से जो है, जो भी आपके पास कंटेंट क्लास में दिया गया है, ठीक है, उससे आप याद कर लीजिए। यहाँ पे भी जो कंटेंट दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, उससे आप लोग जो है याद कर सकते हैं। चलिए, तो फिर इसकी अच्छी से तैयारी करिए, सोशल साइंस का एग्ज़ाम आप लोग का बढ़िया से जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।